हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो इंडियन प्राइवेट बैंक्स के बारे में। हम देखने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट और आरबीएल बैंक का रिजल्ट। अगर शुरुआत करें हम कोटक महिंद्रा बैंक से और सबसे पहले देखने जाए कंपनी का मार्केट कैप, तो हमें पता चलेगा 3,78,000 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो, कोई भी बैंकिंग स्टॉक उठाओगे आपको तीन चार चीजें ही देखनी है। आपको देखना है कि भाई लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ क्या आ रहा है, डिपॉजिट का पेस ऑफ ग्रोथ क्या आ रहा है। जो आपका लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ है वो डिपॉजिट के पेस ऑफ ग्रोथ के आसपास ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर लोन बुक बहुत ज्यादा पेस पे बढ़ेगा तो आपका बैंक का लेवरेज इंक्रीज होता जाएगा और उसको बैंक सस्टेनेबली ग्रो नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखो, बैंक का लेवरेज करने की एक सीमा है, एक लिमिट है। तो अगर आप देखोगे सरकारी बैंक जो पीएसयू बैंक हैं वो ज्यादातर 15 टाइम्स लेवरेज तक चले जाते हैं, उससे ज्यादा लेवरेज नहीं करते। जो हमारे प्राइवेट बैंक है वो 10-11 टाइम्स लेवरेज तक पहुंच जाते हैं, उससे ज्यादा वो लोग लेवरेज नहीं कर पाते। तो आपको जो अपना लोन बुक ग्रोथ है उसको फ्यूल करना है थ्रू डिपॉजिट ग्रोथ। तो आपको अपनी डिपॉजिट का ग्रोथ भी अच्छा रखना है और अपने लोन बुक ग्रोथ के बराबर रखोगे तो बेस्ट रहेगा। वो एक आइडियल सिचुएशन है हमारे लिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आपका जो लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ है वो मैच कर जाएगा आपकी डिपॉजिट की पेस ऑफ ग्रोथ से। ये चीज हमने देख ली। उसके बाद हमें देखना है कि भाई आपकी एसेट क्वालिटी किस तरीके की है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो आपने लोन दे रखे हैं वो डिफॉल्ट ही हुए जा रहे हैं, उस पर आपको रीपेमेंट ही नहीं मिल पा रहा। तो ये तीन चार चीजें जो बेसिकली हमें हर हर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में देखनी होती है, कोई भी फाइनेंशियल लेंडिंग इंस्टीट्यूशन में हमें देखनी होती है। अब यही चीज हम इन दोनों बैंक्स के बारे में देख लेते हैं। अच्छा जी। अब अगर सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक समझने जाए तो हमें पता चलेगा एक कंग्लोमरेट बिजनेस है। तो सिर्फ यहाँ पर एक बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इनके अंडर और भी बहुत सारे बिजनेसेस आ रहे हैं। तो अगर आज आप कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर खरीदने जा रहे हो तो आपको और मल्टीपल बिजनेसेस मिल रहे हैं कि भाई आपको एक कोटक महिंद्रा बैंक तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ आपको कोटक की एएमसी भी मिल रही है, कोटक का लाइफ इंश्योरेंस वाला सेगमेंट भी मिल रहा है, कोटक का आपको ब्रोकरेज सिक्योरिटी वाला सेगमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो ये सारे के सारे बिजनेसेस मिलके आज कोटक महिंद्रा बैंक बन रहा है। तो पहले तो उनका प्रोपोर्शन समझ लेते हैं कि भाई कहां से कितना प्रॉफिट यहां पर जनरेट हो रहा है। अगर हम देखने जाए 78% ऑफ द पार्ट कम्स फ्रॉम द बैंकिंग बिजनेस। मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट बैंकिंग बिजनेस ही आ रहा है, इसलिए हम ज्यादा फोकस भी उसी के ऊपर करेंगे। 12% आता है कैपिटल मार्केट से, 6% आता है एसेट मैनेजमेंट में से और 4% आता है हमारा इंश्योरेंस वाले बिजनेस से। ये चीज भी हमने समझ लिया। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कि बैंक ने जो 78-80% के आसपास का कंट्रीब्यूशन कर रहा है प्रॉफिट्स में, वहां पर क्या खेल रहा। अगर हम देखने जाएं बैंक का लोन बुक ग्रोथ कितना रहा, जो आपके एडवांसेस थे वहां पर कितना ग्रोथ आया, तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो लोन बुक है वो बढ़ा 15% ओवर वाई लेवल से। और अगर हम डिपॉजिट के बारे में बात करें तो डिपॉजिट भी 15.8% के आसपास से बढ़े। तो यहाँ पर हमें ग्रोथ सस्टेनेबल तो देखने को मिल रहा है, बट 15% का ग्रोथ क्या बहुत बेहतरीन नंबर है, उसके ऊपर हमें थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। अगर आप इनका लोन बुक का साइज देखने जाओगे तो 4 लाख 4.5 लाख करोड़, अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर भी बताऊं तो बैंक का लोन बुक साइज है 4,13,000 करोड़ रुपीस के आसपास। और ये बहुत ही छोटा साइज है। अगर आप वहीं एसबीआई का लोन बुक देखोगे तो 36-37 लाख करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी का लोन बुक है। तो मतलब ये तो मल्टीपल्स में चला गया, 8 गुना बड़ा लोन बुक है एसबीआई का। उसके बावजूद एसबीआई सिमिलर रेट पे ग्रो कर रहा है। तो कोटक महिंद्रा बैंक को 15% से ज्यादा का रेट पे ग्रो करना चाहिए था और वो यहाँ पर अचीव नहीं हो पाए। एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट, फर्स्ट चीज ये हमें समझ में आ रही है। उसके बाद जो प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स है वो भी खराब हो रहा है। अब देखो, अगर हम बात करें निम्स के बारे में तो इनके निम्स कंप्रेस हो गए, आपका आरओए नीचे आ गया, आपका आरओई नीचे आ गया। अब ये जो बैंक था, जो सिर्फ बैंक वाली एंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, पूरा कुछ सारी की सारी चीजों को मिला के बात नहीं कर रहे। अगर हम सिर्फ बैंक वाली एंटिटी देखने जाएं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लोग 16-17% का आरओई किया करते थे। अगर यही हम वाई वाई लेवल पे देखने जाएं तो ये कंपनी 13% का आरओई किया करता था और वो अब आरओई गिर के 11.5% के आसपास आ गया है। तो आपका लगातार रिडक्शन इन आरओई देखने को मिल रहा है और जब तक आपका आरओई रिड्यूस होगा तब तक सारा खेल खराब ही है। देखो, आरओई ऐसा मेट्रिक है जिसको आप एक 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 नजरिए से देख लो कि भाई अगर इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है तो मोर और लेस कंपनी में सारी चीजें ठीक ही हो रही हैं। वहीं अगर इसका ट्रेंड नीचे की तरफ है तो मोर और लेस कंपनी में सारी चीजें खराब ही हो रही हैं। और वही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है और ये कोटक महिंद्रा बैंक काफी प्रॉब्लम्स में से भी जूझ रहा है। अगर हम देखने जाए अभी 3 से 4 क्वार्टर पहले कंपनी के साथ आरबीआई का इशू हो गया था। आरबीआई ने इनके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि ये अपने 811 अकाउंट्स के थ्रू नए कस्टमर का ऑनबोर्डिंग नहीं कर सकते। अब कोटक महिंद्रा बैंक के लिए ये 811 अकाउंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे पहले आपको कोटक महिंद्रा बैंक में एक फैसिलिटी मिला करती थी कि भाई आप ऑनलाइन जाओ, आप अपना
फ़ोन नंबर, आधार कार्ड, बेसिक कुछ भी डिटेल्स हैं, जो भी आपका बैंक माँगता है वो दो, आपका घर बैठे अकाउंट खुल जाएगा। तो आरबीआई ने कहा कि अब आप ये कर ही नहीं सकते, आपको ये टोटली बंद करना पड़ेगा अनलेस एंड अंटिल आप अपने टेक को अपग्रेड करो, ऐप को बेहतर बनाओ, जो आपका टेक्निकल सपोर्ट है उसको और बेहतर बनाओ, तब जाके हम ये आपका रिस्ट्रिक्शन हटाएँगे। इस क्वार्टर में भी उसके ऊपर कोई मीनिंगफुल अपडेट नहीं है कि भाई हाँ, कि अब बेटरमेंट की तरफ चीज़ें जा रही हैं। कंपनी अभी भी वही बोल रहा है कि भाई हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम आरबीआई के साथ टच में हैं, हम इम्प्रूव करके इस बैन को हटवा देंगे। ठीक है, हट जाएगा, बट आज के दिन तो जो आपका ग्रोथ आ रहा था उस वाले सेगमेंट में से, वहां पर सारी की सारी चीजें खराब हो गई हैं। देखो, कंज्यूमर के लिए अगर आज आपको एक सेविंग्स अकाउंट खोलना है और आपके पास 4 ऑप्शन है, क्योंकि भाई सारे बैंक अच्छे हैं, आप चाहे आईसीआईसीआई बैंक उठा लो, एचडीएफसी बैंक उठा लो, एसबीआई उठा लो, कोटक उठा लो, तो जो भी बैंक आपको घर बैठे आपके ही फोन पे 5 मिनट में अकाउंट खोल के दे रहा है, आप उससे अकाउंट खुला लोगे। आपने कोई कोटक महिंद्रा बैंक से आपको कोई कमीशन थोड़ी मिलेगा कि आप अगर उसके पास सेविंग्स अकाउंट खुलाओगे तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से इनका थोड़ा सा ग्रोथ खराब हुआ। उसके बाद कंपनी का जो गाइडेंस था, कंपनी का गाइडेंस भी यही था कि 1.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी हम ग्रो करेंगे। तो कंपनी कह रहा था कि भाई 18-20% के आसपास पे हम ग्रो करेंगे, 18-20% का कंपनी ने बोल के 15% का ग्रोथ ला के दिया है। तो कंपनी ने क्लेम तो ऊंचे का किया था, बट अंडर डिलीवर किया है, तो एक और प्रॉब्लमेटिक पार्ट। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम एक और इंपॉर्टेंट मेट्रिक देखने जाएं कि हम कासा रेशो देखने जाएं, तो इनका अभी भी कासा रेशो डेट्यूरेट ही कर रहा है, नीचे की तरफ ही जा रहा है। अगर हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो इनका कासा क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे ड्रॉप कर गया फ्रॉम 43.6% टू 42.2%। अब ये कासा रेशो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि देखो, कासा रेशो क्या है? बेसिकली करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। तो आपने अगर पूरे बैंक में 1 लाख रुपए का डिपॉजिट लिया, 1 लाख रुपए के डिपॉजिट में से 50,000 रुपए तो आपके आए हैं एफडी के अंदर, और 50,000 रुपए आपके पड़े हैं करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट के मिला के, तो आपका कासा रेशो 50% के आसपास का है। अब कासा रेशो कासा रेशो जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि कासा रेशो इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स फॉर अ बैंक। तो देखो, अगर आप करंट अकाउंट में पैसा रख रहे हो तो आपको 0% इंटरेस्ट मिल रहा है, वहीं सेविंग्स अकाउंट में अगर आप पैसा रख रहे हो तो आपको 3% 4% के आसपास का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बैंक को एक करंट अकाउंट वाला पैसा 0% मतलब फ्री में ही मिल रहा है, और सेविंग्स अकाउंट वाला पैसा 3-4% के आसपास मिल रहा है। तो बैंक के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। तो जिस बैंक का कासा जितना ज्यादा अच्छा है, उसकी ब्रांड वैल्यू भी उतनी ज्यादा अच्छी है, और उसके लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स भी उतना ही ज्यादा कम है। तो जैसे जैसे आपका कासा गिरेगा, नीचे की तरफ जाएगा, खराब होता रहेगा, उस टाइम आपको पता चलेगा कि भाई आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स भी ऊपर जा रही है। अब देखो, अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई है। अभी आरबीआई ने रेट कट नहीं किया है। अगर आरबीआई रेट कट नहीं करता तो आपको पता चलता है कि यार एफडी में मेरे को 8% के आसपास का इंटरेस्ट मिल रहा है, 9% के आसपास का इंटरेस्ट मिल रहा है, वहीं सेविंग्स अकाउंट में मेरे को 3% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मेरे को 3 गुना ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मैं वो सारा का सारा अपना सेविंग्स का करंट अकाउंट का पैसा उठा के एफडी करा दूंगा। तो इसकी वजह से ये शिफ्ट होता है फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट टू आपका टर्म डिपॉजिट। तो ये हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट की वजह से होता है, और ये हमें हर बैंक में देखने को मिलेगा जब तक इंटरेस्ट रेट कटेंगे नहीं। बट हाँ, अभी भी यहाँ पर वही चीज चल रही है, और इसकी वजह से इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स भी थोड़ी सी ऊपर गई, और वही एक इनका एक फैक्टर था जिसकी वजह से इनके निम्स भी कंप्रेस हुए। निम्स कंप्रेस होने का मतलब है थोड़ी सी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बिगड़ी, ये चीज भी हमने देख ली। अगर हम इनका थोड़ा सा लोन बुक सेगमेंटेशन समझने जाए तो हमें पता चलेगा 46% इनका लोन आता है, इनका लोन बुक आता है कंज्यूमर वाले सेगमेंट में से, 22% आता है कमर्शियल वाले सेगमेंट में से, 22% ही आता है कॉर्पोरेट वाले सेगमेंट में से, 8% आता है एसएमई वाले सेगमेंट में से, और रिमेनिंग 2% आता है हमारा अदर्स वाले सेगमेंट में से। ये चीज भी हमने देख ली। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे हर सेक्टर का या हर सेगमेंट का ग्रोथ देखने जाए तो हमें पता चलेगा कंज्यूमर वाले में 17% के आसपास का ग्रोथ आया, कमर्शियल वाला ग्रो एट 10%, कॉर्पोरेट वाला 15% पे ग्रो किया। ये थी कहानी। अब देखो, ग्रोथ तो मोटा मोटी ठीक आ रहा है, कोई बहुत जबरदस्त ग्रोथ कर नहीं रहा, जितना बोल रहे थे उससे कम ही ग्रो कर रहे हैं। बट हाँ, फिर भी अगर आप पहले के कंपैरिजन में बात करोगे कि भाई आज से 2 क्वार्टर पहले कंपनी ने किस तरीके का रिजल्ट दिया था, वहां से चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो एक एक अच्छा पॉइंट हम ले सकते हैं। बट प्रॉब्लम वही है कि आपकी इतनी छोटी लोन बुक है, उसके बाद भी आप इसको स्केल पे बढ़ा नहीं पा रहे हो, आप इसको ऐसा नहीं कर पा रहे हो कि आप 20-25% पे बढ़ रहे हो। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट इस कंपनी के साथ रहता ही रहता है। अगर हम एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर कोई इशू ही नहीं है, एकदम प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी, बेस्ट इन क्लास एसेट क्वालिटी, यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम देखने जाएं, कंपनी का ग्रॉस एनपीए एट 1.5%, और अगर हम नेट एनपीए के बारे में बात करें तो नेट एनपीए है सिर्फ
0.4% के आसपास। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ में। अब जो कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक्स है ना, इनकी इतनी अच्छी एसेट क्वालिटी है कि जो शेयर होल्डर है वो इस बात पे हमेशा एकदम पीस ऑफ माइंड में रहता है कि भाई ये अपनी एसेट क्वालिटी कभी नहीं बिगाड़ेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोटक महिंद्रा बैंक आएगा और कहेगा कि भाई हमारा जो एनपीए है वो एनपीए बहुत तेजी से ऊपर चला गया और हम आज घाटे में आ गए। तो एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, इनके साथ ये चीज तो है कि भाई आपको पीस ऑफ माइंड देते हैं इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी, बट ग्रोथ का फ्लेवर यहाँ पर मिसिंग है। इसकी वजह से आप देखो शेयर प्राइस चलता ही नहीं है। पिछले 3 से 4 साल में कंपनी के शेयर प्राइस ने जीरो रिटर्न दिया है, मतलब कोई रिटर्न ही नहीं मिला, क्योंकि आपने कोई मार्केट से आउट परफॉर्मिंग ग्रोथ ही नहीं लेके आए। आपका लोन बुक साइज, जो ओवरऑल लोन बुक है वो बहुत छोटा है, उसके बाद भी आप मोर और लेस जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है उसके बराबर या उससे थोड़ा सा कम पे ही ग्रो कर रहे हो। यहाँ पर प्रॉब्लम है। चलो जी, ये सारा हमने बात कर लिया इनके बैंकिंग वाले सेगमेंट के बारे में। अब बात कर लेते हैं जो रिमेनिंग 20% है ना, 80% तो आ गया बैंकिंग से, जो रिमेनिंग 20% है उसके बारे में भी थोड़ी सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम सिक्योरिटीज वाले सेगमेंट के बारे में बात करें तो वहां पर सिर्फ हमें 1% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ पार्ट, और ये कंपनी लगातार मार्केट शेयर लूज भी कर रही है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे देखो, चाहे आप वाई वाई लेवल पे देखो। यहाँ पर हमें दोनों ही जगह मार्केट शेयर लूज होता हुआ देखने को मिला है। एएमसी में 24% के आसपास का हमें ग्रोथ देखने को मिला। इंश्योरेंस में हमें 18% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। चलो ये भी चीज हमने समझ लिया, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, कैपिटल मार्केट से लिंक्ड है कि भाई आपका एएमसी वाला बिजनेस अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो आपका एएमसी वाला बिजनेस भी ऊपर जाएगा। लोग बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, ज्यादा मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहेंगे, आपका अच्छा ग्रोथ आएगा। सेम गोज विद सिक्योरिटी वाला बिजनेस। जो आपका इंश्योरेंस वाला बिजनेस है वो समय के साथ आगे बढ़ेगा और स्केल करेगा। तो ये कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाले बिजनेसेस नहीं है, हमें कोर फोकस करना है बैंकिंग के ऊपर। अच्छा चलो, बैंकिंग के बारे में एक आधी चीजें और बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें ब्रांच एक्सपेंशन के बारे में, तो कंपनी ने इस क्वार्टर में 55 नई ब्रांचेस ऐड करी और टोटल इनका ब्रांच काउंट पहुंच गया 2068। दैट इज एन इंक्रीज ऑफ 2.5% ओवर अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। अब इसको आप एनुअलाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी 10-12% के आसपास से अपनी ब्रांचेस बढ़ा रहा है। अब 12% के आसपास की ब्रांच बढ़ाई और आप सिर्फ 3% के आसपास का पुरानी ब्रांच से ग्रोथ लेके आ पा रहे हो, ये बहुत ही खराब नंबर है। अच्छा देखो, इसको हमें सेम तरीके से देखना जैसे हम किसी भी रिटेलिंग कंपनी में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखा करते थे। आप हमें इसको उसी तरीके से देखो कि भाई जो आपकी पुरानी ब्रांचेस हैं, आपने 12% तो ब्रांचेस नहीं ऐड कर दी, तो 12% का ग्रोथ तो सीधा सीधा ही आ गया। जो एडिशनल 3-4% के आसपास का ग्रोथ है वो आ रहा है आपकी पुरानी वाली ब्रांचेस से, तो वो काफी खराब नंबर है। आपको जो आपने गाइड किया था वो एक आइडियल सिचुएशन था, वहां तक आपको हमेशा पहुंचना चाहिए था, क्योंकि आपका लोन बुक का साइज छोटा है, बट आप वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। आपको 20%, 18-20% वाला मार्क हिट करना ही पड़ेगा। यहाँ की अगर हम देखें आईसीआईसीआई बैंक का लोन बुक साइज 16 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है, इनसे 4 गुना बड़ा लोन बुक है, और फिर भी वो 16-17-18% के आसपास पे ग्रो कर जाते हैं। और ये 1/4 ऑफ द लोन बुक साइज होने के बाद भी सिर्फ 15% का ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसी की वजह से हमें देखने को मिलेगा कि भाई आपका शेयर प्राइस भी नहीं बढ़ रहा। चलिए जी, ये भी हमने बात कर ली। अब आ जाते हैं हमारी दूसरी कंपनी की तरफ। दूसरी कंपनी का नाम है आरबीएल बैंक, और इनकी तो हालत बिल्कुल ही खराब चल रही है, मतलब बिल्कुल ही ऐसी तैसी हुआ हुआ है। अगर शुरुआत करें हम कंपनी के मार्केट कैप के साथ, तो 9600 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो, पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है हमारी एसेट क्वालिटी में। हमारी एसेट क्वालिटी लगातार बिगड़े जा रही है, इसकी वजह से हमारे सारे के सारे मेट्रिक्स आप देखोगे यहाँ पर खराब ही होते जा रहे हैं। यहाँ पर 0.8% के आसपास का आरओई पहुंच गया है, 0.02 या 0.6% के आसपास का आरओए पहुंच गया है। मतलब आप घाटे में ही आ गए हो आज बुढ़ास। आपका 80-90% के आसपास का पैट इरोजन हो गया है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने बहुत ज्यादा फोकस किया वो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप माइक्रो फाइनेंसिंग में, कोई आप एकदम जाके प्रीमियम कस्टमर को कैटर नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर वो एसेट क्वालिटी वाला प्रॉब्लम आ गया, और इसकी वजह से आपका बिल्कुल बैंड बजे, आपकी क्रेडिट कॉस्ट ऊपर चली गई, आपके एसेट क्वालिटी खराब हो गई, आपका ग्रॉस एनपी नेट एनपी नंबर्स ऊपर जाने लग गए। तो सारी चीजें खराब ही होती जा रही हैं। चलिए इनका भी रिजल्ट देख लेते हैं। अगर हम इनके लोन बुक ग्रोथ के बारे में बात करें तो 13% के आसपास का यहाँ पर लोन बुक ग्रोथ आया। 13% कोई इंप्रेसिव नंबर नहीं है। देखो, अगर आज की दिन एसबीआई 15% पे ग्रो कर रहा है, देश का सबसे बड़ा लोन बुक बैठ के वो 15% के आसपास पे ग्रो कर रहा है, तो जो भी कंपनी 15% से कम ग्रो कर रही है वो एकदम बेकार काम कर रही है, एकदम थर्ड क्लास काम कर रही है। ये चीज हमें समझनी है। तो अगर आप एक अच्छा कंपनी हो,
तो आप अपने छोटे बेस को लेवरेज करोगे और आप 15% से ज्यादा रेट पे ग्रो करोगे, और यहाँ पर हमें वो भी होता हुआ देखने को मिल नहीं रहा है। और जब तक आपकी एसेट क्वालिटी खराब रहेगी आप अच्छे पेस पे ग्रो कर ही नहीं सकते। तो ठीक है, ये चीज भी हमने देख ली। अगर हम इनके डिपॉजिट ग्रोथ रेट के बारे में बात करें तो 15% के आसपास का डिपॉजिट का ग्रोथ रेट था, ये भी ठीक ठाक है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम साइज के बारे में बात करें, लोन बुक के साइज के बारे में बात करें तो 90,000 करोड़ रुपीस के आसपास का लोन बुक है। अब देखो, कोटक महिंद्रा बैंक 4 लाख करोड़ रुपए का लोन बुक, इनका 90,000 करोड़ रुपीस का लोन बुक, तो मतलब वापस 1/4 हो गया। 1/4 लोन बुक होने के बाद भी आप कोटक महिंद्रा बैंक की पेस ऑफ ग्रोथ को बीट नहीं कर पा रहे हो, उसको अचीव भी नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे आप अच्छा बिजनेस हो सकते हो? ये चीज भी हमने समझ ली। इनका कासा रेशो भी डेटोरेट किया और पहुंच गया 32.8% के आसपास। अगर हम इनके यील्ड के बारे में बात करें, यील्ड इज कि ये कस्टमर से कितना चार्ज कर पा रहे हैं। तो सपोज अगर आप एसबीआई के पास आज आप गए और होम लोन लेने गए और आपको 10% की रेट पे होम लोन मिला, तो एसबीआई के लिए आपके लोन पे यील्ड इज 10%। तो अगर इनके यील्ड्स के बारे में बात करें तो इनका यील्ड भी नीचे की तरफ गया और जो आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो ऊपर की तरफ गया। तो एक बैंक को मार्जिन बनाना होता है, तो मार्जिन कैसे बनाता है कि भाई वो कस्टमर से चार्ज करता है 10%, उसको मिल रहा होता है 5% पे, वो बीच का 5% बनाने का काम करता है। तो इनको दोनों तरफ से कंपैरिजन में देखने को मिला कि भाई जो कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं वो आ रहा है नीचे, और जो खुद को पे करना पड़ रहा है, जो खुद को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो जा रहा है ऊपर। तो हमें कंप्रेशन देखने को मिला, और वही इसी वजह से इनके भी निम्स कंप्रेस हो गए, यहाँ पर भी प्रॉफिटेबिलिटी की बैंड बच गई। मतलब यहाँ पर तो कुछ कुछ ढंग का हो ही नहीं रहा, बहुत ही बुरी हाल है। अच्छा जी, अगर इनके निम्स के बारे में बात करें तो 60 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का कंप्रेशन हमें देखने को मिल गया है। 5.52% के निम्स गिर के आ गया है 4.9% का निम ओवर अ वाई लेवल। ये चीज में हमने देख ली। अगर हम इनके सेगमेंटेशन के बारे में बात करें तो 61% तो आता है हमारा रिटेल से, और 39% आता है हमारा होलसेल वाले बिजनेस से। और जो जो भी रिटेल वाला है ना, ये ज्यादातर फोकस्ड है एकदम छोटी छोटी एसएमईज पे, माइक्रो फाइनेंसिंग, पर्सनल लोन, इन सारी जगह पर ये लोग ज्यादा फोकस्ड हैं। और यहीं पर बहुत ज्यादा एनपीआर है कंपनी का, बहुत ज्यादा एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप मॉडल में इन्होंने जितने भी लोन दिए हैं वहां पर तो बहुत ही ज्यादा बैंड बच गया। इस चीज के बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम दोनों सेगमेंट के ग्रोथ रेट के बारे में बात करें तो जो हमारा रिटेल वाला सेगमेंट है दैट ग्रू अराउंड 19% ओवर वाई लेवल, और जो हमारा होलसेल वाला बिजनेस है दैट ग्रू अराउंड 5% ओवर वाई लेवल। ये चीज भी हमने देख ली। अगर हम आरओए के बारे में बात करें तो इनका आरओए गिर के रह गया 0.09% के आसपास का। इतना बुरा आरओए आपका पहुंच गया तो आप कहां से कुछ अच्छा कर पाओगे? आपकी बिल्कुल बैंड बजी पड़ी है। मतलब इस बिजनेस में तो अभी रिकवरी भी नहीं देखने को मिल रहा जब तक ये कंपनी अपने सारे पुराने एनपी को हटाए कि भाई ये हो गया, जो भी हमने कर दिया था एक छोड़ो इसको, अब हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। फ्रेश स्टार्ट में अपने एनपीएस को ढंग से मेंटेन करके रखे, क्रेडिट जो हमारी एसेट क्वालिटी उसको मेंटेन करके रखे, जो हमारी क्रेडिट ग्रोथ आ रही है सिस्टम का वो 15-16% के मार्क्स से ज्यादा रेट पे ग्रो करे, तब जाके इस कंपनी का कुछ होगा। नहीं तो आज के दिन तो एकदम भट्टा बैठा हुआ है, कुछ कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। अच्छा, उसके ऊपर अभी हम बात करें तो अभी भी दुख दर्द पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर आरओई तो हमारा गिर गया है 0.84% के आसपास, और अभी भी स्लिपेजेस बढ़े ही जा रहे हैं। अब स्लिपेजेस क्या होता है कि भाई जो नया लोन हमारा खराब हो जाता है उसको हम स्लिपेज बोलते हैं कि भाई पहले 100 करोड़ का लोन खराब हुआ था, अब ये 15 करोड़ एडिशनल आ गया, तो दैट 15 करोड़ इज एडिशनल स्लिपेजेस। तो ये स्लिपेजेस भी हमारे बढ़ते जा रहे हैं और अब 1.5% के आसपास का पहुंच गया है स्लिपेज। तो और स्थितियां खराब ही हो रही हैं। अभी तो हम रॉक बॉटम पे पहुंचे ही नहीं है, अभी कोई अपवर्ड ट्रेजेक्टरी हमारी शुरू होने का नामो निशान ही नहीं दिख रहा। अभी तो हम और नीचे ही जाते जा रहे हैं, अभी तो हमारे स्लिपेजेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये चीज भी हमने देख ली। अगर हम ग्रॉस एनपीए के बारे में बात करें तो 2.92% के आसपास के ग्रॉस एनपीए पहुंच गए, मोर और लेस स्टेबल ओवर वाई लेवल। और अगर हम नेट एनपीए के बारे में बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट था, क्योंकि हमने प्रोविजन कवरेज रेशो बढ़ा दिया। प्रोविजन कवरेज रेशो बढ़ गया, इसकी वजह से हमारा नेट एनपीए में इंप्रूवमेंट आ गया। ये भी कोई खास चीज नहीं है, आपका 0.53 के आसपास का हमारा नेट एनपीआर है। ये चीज भी हमने देख ली। अब देखो और थोड़ी सी दर्दनाक बातें हैं। ये कंपनी ऐसा है जिसने अपने कस्टमर्स लूज कर दिए। अब देखो ये कितना बड़ा प्रॉब्लमेटिक पार्ट है कि आप एक बैंक हो जिसकी एसेट क्वालिटी खराब हो रही है, आप ढंग का कुछ कर नहीं पा रहे, तो अब आप क्या चाहोगे कि भाई अब जो मेरा अब सपोज अगर मैं 10 करोड़ रुपए भी बाजार में डाल रहा हूँ, बाजार में लैंड कर रहा हूँ, तो वो अच्छे कस्टमर को जाएं और एकदम छोटे छोटे टिकट साइज के साथ जाएं और मल्टीपल कस्टमर्स के साथ जाएं, जिससे मेरा रिस्क डाइवर्सिफाइड रहे। तो इस केस में मैं क्या करना चाहूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा
कस्टमर को देना चाहूंगा तो मेरा जो कस्टमर बेस है, जो मेरा कस्टमर काउंट है वो बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पर वो नहीं हो रहा, यहाँ पर कम हो गए। अगर आप देखोगे तो इनके लास्ट क्वार्टर में कुछ 16 मिलियन के आसपास के कस्टमर थे, तो 1.6 करोड़ कस्टमर्स थे, जो इस बार घट के 1.59 करोड़ रुपीस के 59 करोड़ के आसपास ही रह गए। तो ओवरऑल रिडक्शन इन कस्टमर बेस आया यहाँ पर। ये तो बहुत ही बुरी स्थिति है यहाँ पर, मतलब कुछ ढंग का यहाँ पर होते हुए ही नहीं दिख रहा। अगर हम इनके ब्रांच एक्सपेंशन के बारे में बात करें तो कंपनी ने 8 नई ब्रांचेस ऐड करी और टोटल ब्रांच काउंट पहुंच गया इनका 558 के आसपास। अब इनके थोड़ा सा नंबर्स देख लेते हैं। अच्छा, अगर आप इनका देखने जाए, नेट इंटरेस्ट इनकम वेंट अप बाय 2.5%, बिल्कुल बेकार ग्रोथ। अगर हम देखने जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेंट अप बाय 30%। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि हमारा कोई खर्चा ही नहीं बढ़ा, खर्चा नहीं बढ़ा, खर्चा रिड्यूस और हो गया, क्योंकि हमने बहुत सारी फायरिंग कर दी तो एम्प्लॉय कॉस्ट नीचे आ गई, आपने काफी सारी ब्रांचेस बंद कर दी, इसकी वजह से कॉस्ट नीचे आ गई, आप ढंग से एक्सपेंशन कर नहीं रहे हो, इसकी वजह से कॉस्ट नीचे आ गई, तो आपका जो एक्सपेंसेस थे वो नेगेटिव में चले गए, मतलब उसमें डीग्रोथ आया, इसकी वजह से आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ गया। अब अगर हम देखें, प्रोविजंस वेंट अप बाय 160%। अब प्रोविजंस क्या होता है? प्रोविजंस वो पैसा होता है जो आज आप अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से निकालते हो और साइड रखते हो, जिससे जब आगे आने वाले टाइम में आपका एसेट क्वालिटी खराब हो, सपोज आपको लग रहा है कि भाई ये मेरा 10 करोड़ का लोन खराब हो सकता है, तो उसके लिए आज ही मैं कुछ पैसा हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से निकाल के रख दूं, जिससे जिस दिन ये खराब हो मेरे पास इसके लिए कोई बैकअप सपोर्ट रहे, मेरे पास कुछ पैसा इसके लिए रहे। दैट आर प्रोविजंस। तो प्रोविजंस वेंट अप बाय 160%। तो ये तो बहुत ही बुरी स्थिति है, यहाँ पर तो कुछ भी हमें होता हुआ देखने को मिल नहीं रहा, और इसी की वजह से हमें देखने को मिलेगा इनका पैट डिग्रू बाय 86% ओवर अ वाई लेवल। तो बहुत हालत खराब है। तो चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी आरबीएल बैंक के बारे में। दो बैंकों के बारे में बात किया। एक बैंक ऐसा है जिसने अपनी एसेट क्वालिटी अच्छी मेंटेन करके रखी हुई है, बट उसके बाद भी ग्रोथ नहीं लेके आ पा रहा है, इसलिए कुछ काम बन नहीं रहा। दूसरा बैंक ऐसा है जिसकी एसेट क्वालिटी भी खराब हो रही है और ग्रोथ भी नहीं लेके आ पा रहा है। तो चलिए, यही थी कहानी आज के लिए, अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।